ठीक है, तो आज बात करें भैया हम आईपी एड्रेसेस की। आईपी एड्रेसेस दो वर्जन्स में डिवाइड है हमारे पास, या अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट जो दो वर्जन्स हम आईपी एड्रेसेस के यूज कर रहे हैं वो है एक IPv4 और IPv6। ठीक है, IPv4 एड्रेसेस जो अब तक हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते आएंगे, पढ़ रहे हैं, देखे हैं और आगे हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, दैट इज IPv4। IPv6 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है CCNA के अंदर। ठीक है, तो IPv4 की अगर मैं बात करूं तो IPv4 कितने बिट का एड्रेस है? 32 बिट का, और रिप्रेजेंट होता है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। एग्जांपल है, कल हमने जब बात करी थी कि भाई आईपी वर्सेस मैक की, तो आईपी एड्रेसेस के अंदर हमने यही पॉइंट्स डाले थे, है ना? ठीक है, अगर अब मैं बात कर रहा हूँ IPv6 की, तो IPv6 कितने बिट का एड्रेस है? 128 बिट, रिप्रेजेंट होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, और एग्जाम्पल है उसका ये। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका दिखता है एक IPv6 का एड्रेस। अब अगर मैं बात करूं कि यार मैंने आईपी में IPv4 के टर्म्स क्यों यूज करे, कि भाई मैंने आईपी एड्रेस को 32 बिट का क्यों बताया, 128 बिट का क्यों नहीं बताया? क्योंकि यार देखो, जब आईपी एड्रेस इनिशियली बनाए गए थे तब उनको ये थोड़ी पता था कि भाई IPv4 एड्रेसेस मैं बना रहा हूं जिसका नंबर कितना है, समथिंग अराउंड 4.3 बिलियन। 4.3 बिलियन के आसपास आपके पास कौन से आईपी एड्रेसेस हैं? IPv4 एड्रेसेस। अब इतने आईपी एड्रेसेस उन्होंने स्टार्टिंग में बनाए, तब उनको ये थोड़ी पता था कि यार ये खत्म हो जाएंगे। उनको ये कोई आइडिया नहीं था कि आईपी एड्रेसेस इतने भी यूज हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा था, सिर्फ नाम क्या रखा था उसका? आईपी। कोई IPv4 नहीं था, सिर्फ नाम क्या था? आईपी। और आईपी एड्रेस ही बोलते आते हैं हम अभी तक भी। ठीक है, इनफैक्ट आईपी एड्रेस से की अगर मैं बात करूं, जो आपके डिवाइसेज हैं, डिवाइसेस का मतलब आपके पीसीज हो गए, राउटर्स हो गए, ये सारे जितने भी डिवाइसेज हैं, ये भी आईपी से क्या समझते हैं? ये भी आईपी से क्या समझते हैं कि आईपी का मतलब क्या है? IPv4। उनको हमने ये नहीं बताया हुआ कि भाई IPv4 नाम के करके भी कोई चीज है। उनको हमने क्या बताया हुआ है? एक आईपी एड्रेस है जिसमें हम कौन सा आईपी यूज करते हैं? IPv4। क्योंकि जब इनिशियली इन सब चीजों को डिजाइन करा गया था आईपी एड्रेसेस पे काम करने के लिए, तब उनको ये नहीं पता था ना कि आईपी का एक नया वर्जन की भी जरूरत पड़ जाएगी। तब उनके लिए क्या था? सिर्फ आईपी ही था। तो उन्होंने हर जगह आईपी 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 बोलना स्टार्ट कर दिया, हर जगह आईपी आईपी यूज करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट आप देखोगे जब हम पीसीज में या राउटर्स में कभी एड्रेसेस असाइन करेंगे, आईपी एड्रेसेस, तो भी हम कमांड क्या यूज करेंगे? सिर्फ आईपी एड्रेस। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि IPv4 एड्रेस, क्योंकि इन डिवाइसेस के लिए IPv4 रिप्रेजेंट हो रहा है किस नाम से? आईपी के नाम से। और अगर मुझे स्पेसिफाई करना है IPv6, तब मैं क्या लिखूंगा? स्पेशली IPv6। ठीक है, IPv4 नाम यूज हो रहा है आईपी के नाम से, और IPv6 यूज हो रहा है IPv6 के नाम से। ठीक है, तो इसलिए जब हम आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं तो ये कॉमन है कि भाई आईपी का मतलब क्या बात कर रहे हैं हम? IPv4 की। ठीक है, जब भी आईपी एड्रेस बोला जाएगा कि भाई आईपी का फॉर्मेट बताओ, आईपी एड्रेस का फॉर्मेट बताओ, तो आप इनिशियली किसकी बात करोगे? IPv4, अनटिल एंड अनलेस वो बंदा स्पेसिफाई ना करे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? IPv6 की। ठीक है, या तो वो IPv4 बोलेगा तब तो ऑब्वियस है। अगर वो बोल रहा है आईपी एड्रेस, तो आप IPv6 के पॉइंट्स गिनवाने नहीं लगोगे, आप किसके पॉइंट्स बोलोगे? IPv4। इतनी बात क्लियर है? ठीक, ओके। अब बात करते हैं हम IPv6 के बारे में, तो हम बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं IPv4 की, यानी कि हमारे आईपी एड्रेस की। मैं भी अभी, जब भी आप लोग भी, जब भी मैं आईपी एड्रेस बोलूंगा तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? IPv4 की। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। IP addresses are further divided into 5 classes। ठीक है, तो देखो आईपी एड्रेसेस को हमने फर्दर डिवाइड करा कितने क्लासेस में? 5 क्लासेस, जिसका नाम है क्लास A B C D और E। 5 क्लासेस में डिवाइड करा। अब इनकी रेंज पे ध्यान दो, 0 से लेकर 127, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239 और 240 से 255। ठीक है, अब ये रेंज इस हिसाब से कैसे डिवाइड करी गई है, ये हम बात करेंगे कल।
कल जब हम नंबर फॉर्मेट्स पढ़ लेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि भाई ये रेंज इसी नंबर्स के हिसाब से काफी अटपटे नंबर से ही क्यों बताई गई है, क्यों डिफाइन करी गई है। ठीक है। सबनेट मास्क क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी बस आप देख लो कि भाई ये सबनेट मास्क होता है डिफॉल्ट 255.0.0 255.255.0.0। और ये देखो क्लास ए यूज कहाँ पे हो रहा है हमारा, लैन एंड वैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने बताया था आपको दो ही नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे आपको, एक लोकल एरिया नेटवर्क और एक वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन दोनों में आप क्लास ए का आईपी यूज कर सकते हो। क्लास बी के आईपी कहाँ यूज कर सकते हो, लैन एंड वैन। क्लास सी का आईपी भी कहाँ यूज कर सकते हो, लैन एंड वैन के अंदर। और क्लास डी के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं, मल्टीकास्टिंग में। मल्टीकास्टिंग का मतलब है जो भी आपका मल्टीकास्ट टाइप का ट्रैफिक होता है वो यूज करता है कौन सी क्लास के आईपी एड्रेसेस, क्लास डी। ठीक है। अब हम जब बात करेंगे मल्टीकास्ट की, या जब हम बात करेंगे कि मल्टीकास्ट टाइप का ट्रैफिक होता कौन सा है, तब आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्लास जी का आईपी है और कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता ही दिया कि मल्टीकास्ट टाइप का ट्रैफिक होता है क्या है, कि भाई एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है तभी उसको ट्रैफिक रिसीव होता है। ठीक है। और क्लास ई के जो ये आईपीज हैं ये क्या है, रिजर्व फॉर डीओडी। डीओडी है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपना रिसर्च पर्पजेस के लिए इस पर्टिकुलर क्लास नंबर ई को कर रखा है अपने लिए रिजर्व, कि भाई कभी कोई रिसर्च करनी हो, कभी कुछ चीज नई इंप्लीमेंट करनी हो, एक्सपेरिमेंट करना हो, तो वो क्लास ई के आईपी एड्रेसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है। यूएस, अरे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ही उनकी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस बेस्ड। होगा पर आईपी एड्रेस उन्होंने नहीं बनाया ना। वो बस जीरो बनाया। ठीक। तो अब बात क्या आती है, हाउ टू डिटरमाइन द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस। अब भाई हमें ये तो पता लग गया कि आईपी एड्रेस की क्लासेस कितनी है। अब आईपी एड्रेस की क्लास पता कैसे लगेगी, ये हमें पता लगेगी, क्लास ऑफ एन आईपी एड्रेस is determined by looking at the first octet of the IP address. ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 199.10.100.101, ये हमारा क्या है, एक आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस की क्लास कौन सी हो गई, कैसे पता लगा, भाई पहले ऑक्टेट में जो वैल्यू है उसको इस रेंज में से कर दिया कंपेयर, कि वो किस रेंज में लाए कर रही है, और वो उसकी हो गई क्लास। ये हमारी क्लास कौन सी हुई, क्लास नंबर सी। अगर दूसरा आईपी मैं बोलूं, ये कौन सी क्लास का हो गया, ठीक। इतनी बात क्लियर है कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं हम क्लासेस। ठीक। लिख लो ये, अब हमारे पास आईपी एड्रेसेस की हमने बात कर ली, आईपी एड्रेसेस में से क्लासेस की बात कर ली, कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज और है कि भाई आईपी एड्रेसेस में क्या है, हमारे पास कुछ रिजर्व ब्लॉक्स है, रिजर्व ब्लॉक्स ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेसेस के अंदर कुछ हमारे पास रिजर्व ब्लॉक्स हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आईपी हमारा कौन सा है, 0.0.0.0। ठीक है। ये आईपी एड्रेस है जो रिजर्व करा गया है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। अब वो स्पेशल पर्पस क्या है,
सबसे पहला है यूज्ड इन डिफॉल्ट राउटिंग। अब डिफॉल्ट राउटिंग क्या है, कैसे करते हैं, बस आप ये समझो कि यार हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, क्राइटेरिया होता है एक तरीके से, आखिरी रास्ता बोलते हैं जिसको, कि यार मैंने कुछ, मेरे पास चीजें थी, वो मैंने ट्राई करा, कुछ भी नहीं हो पाया, तो बस मेरे पास एक लास्ट चांस है कि भाई मेरे पास अब और कुछ बचा नहीं है, मुझे वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है एज अ डिफॉल्ट रूट यूज ये पर्टिकुलर आईपी, कि भाई आपके पास कुछ रास्ते हैं जाने के लिए, उनमें से कोई सा भी रास्ता मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या कर दोगे, इस पर्टिकुलर आईपी पे फॉरवर्ड कर दोगे। ये होता है आपका डिफॉल्ट रूट। बस इतना समझो कि एक आखिरी रास्ता होता है, उसको डिफाइन करने के लिए हम ये आईपी यूज करते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं उसको, कि भाई आखिरी रास्ता है, आखिरी रास्ता हमें डिफाइन करना है कि भाई वो आखिरी रास्ता क्या होना चाहिए। ठीक है, वो आखिरी रास्ता क्या होना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं ये रिजर्व ब्लॉक 0.0। ठीक है, दूसरा ये कहां यूज होता है, यूज्ड इन डीएचसीपी डिस्कवरी, या फिर आप एक तरीके से डिस्कवरी। अब डीएचसीपी डिस्कवरी क्या होता है, सबसे पहले तो बात आती है कि भाई डीएचसीपी ही क्या होता है। डीएचसीपी आपकी एक प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हम इन डिटेल बाद में बात करेंगे। ठीक है, डीएचसीपी एक ऐसी प्रोटोकॉल है, मान लो कि यार आप आईपी एड्रेसेस यूज करते हो, है ना, आप कोई भी फोन यूज कर रहे हो, कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज करते हो, डेस्कटॉप यूज करते हो, आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है। इंटरनेट कैसे कनेक्ट होते हो, अब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या, किसकी जरूरत होती है, आईपी की। क्या आपने कभी खुद आईपी दी है, आपको कभी खुद आईपी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, मतलब कोई तो होगा जो आपको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है ना, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो आईपी एड्रेस खुद प्रोवाइड कर रहा है, और वो कौन है, डीएचसीपी। आपने कभी ध्यान दिया है जब भी आप वाईफाई वगैरह ऑन करते हो, तो वाईफाई जब आप ऑन करते हो तो वाईफाई के सिग्नल के नीचे क्या लिखा आता है, ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। ठीक है, ये एक ऑप्शन होता है जो लिखा हुआ आता है, कभी कभी देखने को मिलता है अगर ध्यान दिया हो तो। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस का सिंपल सा मतलब है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए एक आईपी एड्रेस क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, फेच कर रहा है, क्योंकि आप खुद तो दे नहीं रहे। ठीक है, और डीएचसीपी एक ऐसी प्रोटोकॉल है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस खुद असाइन कर देती है, ऑटोमेटिकली असाइन करती है होस्ट को आईपी। ठीक है, अब समझो कि डीएचसीपी डिस्कवरी में 0.0 कैसे यूज हो सकता है। अब मान लो ये आपका डिवाइस है जो डीएचसीपी के लिए आईपी रिक्वेस्ट करना चाह रहा है। यहां पर हमारा एक सर्वर है, किसका, डीएचसीपी का सर्वर है। इसका काम क्या है, आईपी एड्रेस असाइन करना। इसका काम है कि भाई कोई बंदा आएगा कि भाई मेरे को एक आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये उसको आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। इसका इतना सा काम है। जो आप जब आप वाईफाई वगैरह लगवाते हो, तो इनिशियली जो बंदा लगाने आता है, तो वो आपके जो वाईफाई का एक्सेस पॉइंट होता है उस पर कोई कन्फिग्रेशन कर रहा होता है ना, कन्फिग्रेशन करता है वो कन्फिग्रेशन किसी करता है, डीएचसीपी की, कि जब भी कोई वाईफाई से कनेक्ट हो तो उसको क्या मिल जाए, एक डीएचसीपी से आईपी एड्रेस मिल जाए, वो यही कन्फिग्रेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात डीएचसीपी सर्वर हमने बना लिया। अब यहां पर क्या हुआ, ये पीसी आपने करा ऑन, पीसी ऑन करा। अब पीसी ऑन करते ये क्या करेगा, एक डीएचसीपी की रिक्वेस्ट करेगा, डीएचसीपी के लिए डिस्कवरी करेगा। डिस्कवरी मतलब ढूंढना, ढूंढना से क्या मतलब है कि भाई ये एक ऐसा मैसेज भेजेगा कि भाई क्या कोई डीएचसीपी का सर्वर है जो मेरी रिक्वेस्ट सुन सकता है, तो मुझे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अब इसको ये डेटा भेजने के लिए भी तो क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी मीडिया पे आईपी एड्रेस भेजना है या डेटा भेजना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आईपी की। तो आईपी एड्रेस अभी तक इसको मिला है नहीं, आईपी एड्रेस की ही तो रिक्वेस्ट कर रहा है ये। तो उस टाइम पे ये कौन सा आईपी यूज करेगा, 0.0। ये अपना आईपी क्या लगा के भेजेगा कि भाई मैं आईपी हूं 0.0। अगर कोई डीएचसीपी सर्वर का आईपी है, डीएचसीपी सर्वर है हमारे पास कहीं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुने और मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन कर दे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डीएचसीपी पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया डीएचसीपी क्या होता है और 0.0 कहां यूज होता है। ठीक है, ओके। अगला जो रिजर्व्ड ब्लॉक होता है वो होता है आपका
127.0.0 से लेकर 127.255.255.255, कौन सी रेंज होती है ये आपकी? लूप बैक रेंज। यूज्ड टू टेस्ट द कनेक्टिविटी स्लैश operational connectivity of our physical port. If our port is operational or इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर लूप बैक की जो रेंज है ये होती है आपकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आपके फिजिकल पोर्ट पे। अब मान लो कि कोई वायर है, मैंने वायर के थ्रू अपना इंटरनेट का एक्सेस लिया हुआ, यानी कि मेरा पास ये पीसी है और पीसी पे मैंने वायर्ड कनेक्टिविटी से ईथरनेट केबल लगाई हुई है। जो ये केबल होती है, ध्यान है सबको, ईथरनेट केबल होती है। अब ये ईथरनेट केबल हम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगा सकते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने ये केबल लगा रखी है, पर क्या हुआ, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आ रही, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि भाई पीछे से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, इंटरनेट पीछे से नहीं चल रहा होगा, हमने सीधा क्या करा, कंप्लेन कर दी। हमने क्या नहीं करा, हमने अपने फिजिकल पोर्ट की कनेक्टिविटी चेक नहीं करी। यार हो सकता है इंटरनेट तो बराबर आ रहा है, पर मेरा जो पोर्ट है वो ही ढंग से काम नहीं कर रहा, वही वो पर्टिकुलर इंटरनेट का डेटा जो है वो रिसीव नहीं कर पा रहा या डेटा सेंड नहीं कर पा रहा। मेरे फिजिकल पोर्ट के अंदर भी तो दिक्कत हो सकती है ना। तो उसकी को टेस्ट करने के लिए हमने ये लूप बैक की रेंज कर रखी है रिजर्व। इनमें से कोई भी आप आईपी, इनके बीच का कोई भी आईपी आप आईपी यूज कर सकते हो, उससे आप टेस्ट कर सकते हो कनेक्टिविटी। कैसे टेस्ट कर सकते हो, सीएमडी पे जाओ, दिख रहा है क्या करना है, पिंग 127.0.0.1, कोई भी बीच की आईपी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ 127.0.0.1, या फिर आप क्या कर लो, पिंग कर लो 127.0.0.250, कोई भी आईपी रख सकते हो। ठीक है, अगर आपका रिप्लाई आ रहा है तो मतलब आपका फिजिकल पोर्ट सही से काम कर रहा है। ठीक है, 0.0 छोड़ के वो बताएंगे सब नेटिंग में क्यों छोड़ा था। ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इसके सिर्फ बीच की ही रेंज है, इन दोनों आईपीज को हम क्यों यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई मैंने कनेक्टिविटी टेस्ट तो करनी है, कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कमांड कौन सा यूज करा, पिंग यूज करा ना। अब ये पिंग क्या होता है, अब यहाँ पर बात आ जाती है पिंग की। पिंग जो है आपका, ये एक स्पेशल कमांड है, स्पेशल कमांड used that can be used on all devices, on almost all devices, to check connectivity between two nodes या two devices कह लो। ठीक है भाई, पिंग, उसके बाद क्या डाल सकते हो आप, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की जगह आप क्या डाल सकते हो, होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं।
ठीक है, तो भाई हम पिंग की बात कर रहे थे। पिंग के बाद आप लिख सकते हो या तो कोई भी आईपी एड्रेस या फिर होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या होता है? होस्ट नेम आपका किसी भी वेबसाइट का नाम हो सकता है। जैसे अगर मैं सीएमडी पर टाइप करूं, पिंग, मान लो होस्ट नेम मैं टाइप कर रहा हूं google.com, ठीक है, तो देखो मुझे रिप्लाई किससे आ रहा है। इसने क्या करा, पिंगिंग google.com और उसके बाद लिखा है एक आईपी, ठीक है, और मुझे रिप्लाई कहां से आ रहा है? उस आईपी से ही आ रहा है। अगर मैं इस आईपी को ही पिंग कर देता हूं तो भी मुझे रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है। मतलब होस्ट नेम क्या होता है कि यार, अब मान लो आपको बोल दिया जाए कि भाई गूगल के सर्वर को पिंग करो, तो क्या आप को ऐसे मुंह जुबानी याद होगा कि भाई गूगल के सर्वर की आईपी क्या है, या फेसबुक है, फेसबुक के सर्वर की आईपी क्या है? आप ऐसे याद नहीं रख सकते। पर आपको बोला जाए भाई google.com को पिंग करके देखो, तो हाँ भाई google.com एक नेम है जो कि हम रिमेंबर रख कर सकते हैं, जो कि हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन माइंड के लिए यार नंबर्स या नेम्स, नंबर से ज्यादा नेम्स याद रखना आसान रहता है, ठीक है। इसलिए हम अपने बच्चों को नाम देते हैं, नंबर नहीं। वो कुछ लोग हैं जो नंबर भी देते हैं, जैसे एलोन मस्क। यार ये तो google.com का जो यूआरएल नाम होगा, डोमेन नेम जो होता है वो होगा ना। चाहे facebook.com है, google.in होगा, google.in, जो भी आपका डोमेन नेम होगा, जो भी आप नेट पे डालते हो, ठीक है। तो हमारे लिए ये याद करना थोड़ा आसान है। और इसके रिलेटिवली हमेशा एक आईपी होती है, ठीक है। वेब पे ट्रैफिक हमें इंटरनेट पर भेजना है तो हमें आईपी एड्रेस ही तो चाहिए। हमें इस नाम का कुछ नहीं करना। कंप्यूटर इस नाम को नहीं जानता, या कोई भी सर्वर इस नाम को नहीं जानता। वो सिर्फ किसको जानते हैं? आईपी एड्रेस को, इन नंबर्स को, ठीक है। तो इन नाम को नंबर में कैसे कन्वर्ट करता है? यही होती चलती है आपकी एक प्रोटोकॉल डीएनएस, जो इस नाम का नंबर ढूंढ के लाती है, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पिंग करा हमने google.com, या फिर आप पिंग कर लो किसी भी एक आईपी को। ये क्या कर रहा है? हमारी कनेक्टिविटी टेस्ट कर रहा है कि भाई क्या मैं गूगल के सर्वर तक पहुंच पा रहा हूं। अगर मुझे रिप्लाई मिल रहा है तो मतलब गूगल को मैं पहुंच पिंग कर पा रहा हूं, यानी कि गूगल तक मेरी कनेक्टिविटी है। अगर मैं facebook.com को पिंग करता हूं तो ये रिप्लाई आ जाता है, तो इसका मतलब मैंने क्या करा है? सिंपल सी, अभी आप इतना समझो कि मैंने क्या करा। जैसे ही मैंने यहां पर पिंग करा, पिंग करते ही मेरे पीसी ने क्या जनरेट करी? एक रिक्वेस्ट, जो पहुंची कहां तक? उस सर्वर तक। और उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट चाहिए तो उसका फर्ज बनता है क्या करना? रिप्लाई देना। जो रिप्लाई हमें यहां पर शो हो गया कि भाई रिप्लाई आ गया। अब अगर रिप्लाई आ गया मतलब सर्वर तक मेरा डेटा सक्सेसफुली पहुंच गया, और सर्वर ने वापस मेरे को रिप्लाई दे दिया कि हाँ भाई आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई, या आपकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो पर्टिकुलर कनेक्टिविटी किस कमांड से? पिंग कमांड से। इतनी बात क्लियर है? अब वही बात है कि यार मान लो, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। देखो मैं ये बताता हूँ, अगर मैंने अभी पिंग करा google.com को, तो मुझे आईपी क्या मिल रही है? ये 142.258, 207, 238, जो भी आईपी मिल रही है। अगर मैं कल पिंग करूंगा तो हो सकता है ये आईपी मुझे सेम ना मिले। ऐसा क्यों? तो भाई ये मुझे ये बताओ, गूगल का सिर्फ एक ही सर्वर है क्या? गूगल के मल्टीपल सर्वर्स है ना। अब उस टाइम पे आपको आईपी किस सर्वर का मिलेगा? जो सर्वर खाली हो। अब इस टाइम पे हमें जो सर्वर खाली था, उस सर्वर ने हमारा क्या कर दिया? रिप्लाई, ठीक है। अब जो अगले अगर मैं कल पिंग करता हूं तो हो सकता है ये वाला सर्वर पहले से बिजी हो, इसके पास और किसी ने रिक्वेस्ट कर रखी हो, तो दूसरा कोई जो सर्वर फ्री होगा वो रिप्लाई करेगा। तो हो सकता है आईपी अलग हो, या हो सकता है आप पिंग कर रहे हो तो आपको गूगल के सर्वर की एक आईपी मिले, आपका सेम टाइम पे दूसरा कोई दोस्त पिंग कर रहा हो तो उसको सर्वर की दूसरी आईपी मिले। ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक सर्वर नहीं है ना दोस्त, मल्टीपल सर्वर्स हैं, और कहां पर है ये भी नहीं पता हमें। सर ये लूप बैक रेंज को तो क्रॉस कर गया ना, 142 हो गया, 127.00 से 127.255 बताया दिया। हाँ यही है। तो ये तो गूगल का तो 142 आ रहा था, तो उससे भी चेक तो करा लूप था। बैक रेंज थोड़ी है ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप पिंग कर किसी भी आईपी एड्रेस से किसी भी होस्ट नेम से कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। लूप बैक की ये जो रेंज है, ये आप कनेक्टिविटी चेक करते हो किससे? अपने फिजिकल पोर्ट से।
पर जो मैं google.com कर रहा हूँ वो अपने फिजिकल पोर्ट से कनेक्टिविटी थोड़ी चेक कर रहा हूँ, मैं किससे कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, गूगल के सर्वर से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक, अब अगला एक और रिजर्व ब्लॉक है हमारे पास, जो कि है 255, 255, 255 और 255, यूज एज अ ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, या फिर इसको ऐसे लिखो, broadcast IP address used to reach all the devices present in a network. अब ये 255, 255, 255 का क्या मतलब है? ये कैसा आईपी है? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, जो यूज हो रहा है क्या करने के लिए? सब डिवाइसेस को रीच करने के लिए, जो जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, मान लो ये आपका पर्टिकुलर एक नेटवर्क चल रहा है, अब यहाँ पर एक पीसी कनेक्टेड है और इसके पास कोई ऐसा डेटा है, अब तो हब यूज नहीं होते ना, अगर हब यूज हो रहा होता तो इस एड्रेस की हमें जरूरत ही नहीं थी, ये पीसी कोई भी डेटा भेजता तो हब बाय डिफॉल्ट क्या करता, सबको वैसे ही फॉरवर्ड कर देता। ठीक है, पर अब क्या यूज होता है हमारे पास? स्विच। स्विच तो इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्विच अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, जब जरूरत होती है तब ही करता है। तो जरूरत कब होती है? जब हमारे पास क्या लग के आ रहा है, 255, या फिर एक ब्रॉडकास्ट आईपी है और एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस भी होता है इसके कंपैरेटिव। ठीक है, तो अभी हम क्या बने कि ए एक ब्रॉडकास्ट पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है, कोई ऐसा पैकेट जो ये चाहता है कि पर्टिकुलर इस नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेज हैं उन सब तक पहुंचे। ठीक है, इस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेज हैं सबको वो नेटवर्क रिसीव या वो डेटा रिसीव करना पड़ेगा, चाहे अगर वो इस नेटवर्क का पार्ट है तो वो क्या आईपी लगा के भेज देगा, 255, 255, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क के पार्ट हो तो आपको ये डेटा रिसीव करना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। ठीक है, अगर स्विच से एक और स्विच जुड़ा होगा तो उस पर भी जाएगा, तो ये स्विच वही तो देखेगा, ये स्विच देखेगा भाई ब्रॉडकास्ट टाइप का पैकेट है, तो स्विच देख के सब पे फॉरवर्ड कर देगा जितने भी इंटरफेसेस लगे होंगे इस पे। ठीक है, अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, जब ब्रॉडकास्टिंग के लिए बोला जाएगा तभी करेगा। ठीक है, कब अननेसेसरी होगी, किस दिक्कत से होगी, वो हम बाद में देखेंगे। समझ आया 255 आईपी ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगी? अब हब के केस में तो हो ही रही थी, ठीक है, स्विच के केस में हम कैसे करवा सकते हैं, ये हम आईपी यूज कर सकते हैं। ठीक, अगली रेंज आती है आपके पास 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255. देखो, अब ये एक रेंज है हमारे पास, आईपी एड्रेस 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255. ये कौन सी रेंज है आपकी? अपीपा रेंज। अपीपा इज ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब ये यूज कौन करता है? विंडोज पीसी। कब? टू स्टॉप अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग व्हेन दे आर अनेबल टू रिसीव एन आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वर। चलो, अब आपके पास रिजर्व्ड ब्लॉक्स आपने पढ़ लिए, 0.0 भी पता है आपको, 255 भी पता है। अब मैं आपके पास एक सिनेरियो रख रहा हूं, एक पीसी है और यहां पर एक डीएचसीपी का सर्वर है। ठीक है, इस पीसी को डीएचसीपी सर्वर के पास रिक्वेस्ट करनी है, जो कि डिस्कवरी मैसेज करता है। हमने अभी बात करी थी ना, डीएचसीपी की डिस्कवरी करता है, तो इसको एक मैसेज बनाना पड़ेगा। अब मैसेज के अंदर दो टाइप के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक होता है हमारे पास सोर्स आईपी कि भाई कहां से जा रहा है पैकेट, और एक होता है डेस्टिनेशन आईपी। तो इस केस में सोर्स आईपी क्या लगेगा? 0.0.0, क्योंकि अभी तो कोई आईपी मिला नहीं है। और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगना चाहिए? डेस्टिनेशन लगेगा
ब्रॉडकास्ट आईपी, जो कि हमारा क्या है 255.255.255.255। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या इस पीसी को पता है कि डीएचसीपी सर्वर कहाँ है? नहीं पता ना। डीएचसीपी सर्वर एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कहीं भी हो सकता है। अब कहीं भी हो सकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा ढूंढने के लिए कि भाई अगर कहीं है तो प्लीज रिप्लाई करे। इतनी बात क्लियर है? तो ये सोर्स क्या लगा के भेजेगा? 0.0 और डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे सबको मिलेगा ये ट्रैफिक, ये डेटा ही सबको मिलेगा। ठीक है। अब मान लो डीएचसीपी सर्वर तक जाने का रास्ता हो चुका है खत्म। डीएचसीपी सर्वर हमारा अब रीचेबल नहीं है, डीएचसीपी सर्वर है ही नहीं नेटवर्क के अंदर। फिर क्या होगा? जैसे ये पीसी ऑन आया, भाई ये तो रिक्वेस्ट भेजेगा भेजेगा ना, इसको थोड़ी पता है डीएचसीपी सर्वर है या नहीं है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पीसी क्या करता है? हर 3 सेकंड के अंदर ये रिक्वेस्ट भेजता रहता है। हर 3 सेकंड के अंदर एक किस टाइप की रिक्वेस्ट हो गई? ये ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट टाइप की रिक्वेस्ट हो गई। तो हर 3 सेकंड में क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट भेजी। 3 सेकंड में अगर डीएचसीपी सर्वर ने रिप्लाई नहीं करा, 3 सेकंड बाद फिर से एक पैकेट भेजेगा। फिर रिप्लाई नहीं करा तो 3 सेकंड बाद फिर से एक पैकेट भेजेगा। ऐसा कब तक करेगा ये? 3 बार तक, 3 टाइम। अब उसके बाद इसको पता लग जाएगा भाई मैंने 3 पैकेट भेजे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? भाई भेजता रहता जब तक डीएचसीपी सर्वर रिप्लाई नहीं करता। भाई प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो यहां पर बीच में एक स्विच लगा होता और यहां पर हमारे पास 50 यूजर्स और होते, 50 डिवाइसेस और लगे होते, तो उनके पास तो अननेसेसरी टाइप का ट्रैफिक जा रहा है ना। वो डीएचसीपी के सर्वर थोड़ी है, उनको इस पर्टिकुलर मैसेज से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास तो खामखा ही जा रहा है ये पर्टिकुलर ट्रैफिक, ये पर्टिकुलर डेटा बिना बात के जा रहा है, बिना बात के जा रहा है। तो इस लिंक पे कोई वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा ना। ये पर्टिकुलर डेटा जो जा रहा होगा कोई ना कोई स्पेस तो यूज कर रहा होगा, चाहे बाइट्स में हो गया, बिट्स में हो गया, पर कुछ स्पेस तो यूज कर रहा होगा जो कि कैसा है? अननेसेसरी है, बिना किसी जरूरत के उन पीसीज पे या उन यूजर्स पे वो डेटा जा रहा है। और क्योंकि ये डेटा कैसा है? ब्रॉडकास्ट है, तो उन पीसीज को क्या करना पड़ेगा? ये रिसीव करना ही पड़ेगा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको रिसीव करना पड़ेगा। फिर उनको पता लगेगा कि भाई ये तो डीएचसीपी की रिक्वेस्ट है और हम तो डीएचसीपी सर्वर नहीं है, तब जाके वो पैकेट क्या करेंगे? ड्रॉप। पर क्योंकि ये पैकेट ब्रॉडकास्ट था तो उनको रिसीव करना पड़ेगा, रिसीव करके उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो ये पता लगा ले कि भाई पैकेट रिसीव करते ही कि भाई ये किसका पैकेट है। उनको पैकेट पहले रिसीव करना पड़ेगा। यार आपके पास कोई ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो आप पहले उसको रिसीव करते हो ना, या पहले बता देते हो? नहीं नहीं भाई पहले बता किसका ऑर्डर है। भाई पहले हाथ में लेते हो, फिर एड्रेस देखते हो, फिर पता लगता है, प्रोसेस करते हो अंदर क्या सामान है क्या नहीं है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, यही चीजें होती है। तो इसी केस में पीसीस को क्या करना पड़ेगा? डेटा पहले रिसीव तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट है, और फिर उसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हो रही है, पीसीस को सीपीयू यूटिलाइज करना पड़ रहा है जो कि वेस्ट है, अननेसेसरी है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस चीज को रोकने के लिए एक रेंज निकाली गई, कौन सी? अपीपा, जो कि किसने खरीदी हुई है? विंडोज पीसी ने थोड़ी खरीदी है। कितने खरीदी हुई है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। विंडोज तो माइक्रोसॉफ्ट का है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी है ये आईपीपा की रेंज। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा कि भाई 3 बार भेजेगा वो आईपी, और अगर 3 बार के अंदर डीएचसीपी सर्वर रिप्लाई नहीं करता तो ये क्या करेगा? अपने आप को एक इस पर्टिकुलर अपीपा रेंज में से एक आईपी खुद को ही दे देगा, क्योंकि भाई स्टैटिकली कोई तो आईपी दे नहीं रहा, डीएचसीपी सर्वर हमारा आईपी दे के मान नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे? इसी पर्टिकुलर आईपी में से खुद को एक आईपी दे देंगे। पर यार पीसी भी हीट है, उसको भी डीएचसीपी सर्वर से ही आईपी चाहिए। तो अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग को स्टॉप करने की जगह यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप एक कीवर्ड ऐड कर सकते हो कि भाई स्टॉप नहीं होती, लिमिट होती है। लिमिट का मतलब क्या है? जो रिक्वेस्ट हर 3 सेकंड में जा रही थी, अपीपा रेंज से आईपी मिलने के बाद कितने सेकंड में जाएगी? हर 30 सेकंड में, या फिर हर 60 सेकंड। ठीक है, हर 30 सेकंड में या हर 60 सेकंड में अब एक मैसेज जाएगा डीएचसीपी सर्वर को ढूंढने के लिए कि भाई डीएचसीपी सर्वर है कोई तो आईपी दे दो। अब ऐसा क्यों? कि भाई अब तो आईपी मिल तो गई थी, फिर डीएचसीपी सर्वर के पास आईपी, डीएचसीपी सर्वर पे रिक्वेस्ट क्यों जा रही है? अब मान लो ये हमारे पास पीसी थे 3, ठीक है, ये एक राउटर था और यहां पर हमारा चल रहा है एक इंटरनेट। ये टोपोलॉजी थी हमारी, सही? ठीक है।
अब इनमें से तीन, दो पीसीस को तो आईपी किससे मिली हुई है, डीएचसीपी से। किस पर्टिकुलर, क्या पर्टिकुलर नेटवर्क मिला हुआ है, नेटवर्क नंबर मिला हुआ है एक। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर अपीपा के लिए रिजर्व्ड है तो इन पर्टिकुलर पीसीस को इस रेंज में से तो आईपी नहीं मिली होगी, है ना। ठीक है, अब अगर मेरे को ये पीसी डीएचसीपी की रिक्वेस्ट कर रहा है और इसको डीएचसीपी से आईपी नहीं मिल पाई, तो ये कौन सी रेंज में से आईपी ले लेगा, अपीपा में से। तो इसका नेटवर्क हो गया नेटवर्क नंबर बी, नेटवर्क अलग हो गया। अब अगर नेटवर्क अलग हो गया तो ये पीसी क्या इनसे बात कर पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि नेटवर्क सेम नहीं है। क्या ये पीसी इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, जितना आपको पता है उस हिसाब से इंटरनेट ये एक्सेस कर लेना चाहिए। पर अगर कंपनी के अंदर बात करनी है तो वो नहीं हो पाएगा। पर अगर देखा जाए तो इंटरनेट भी एक्सेस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अंदर की जो आईपी चल रही होती है और इंटरनेट पे जो आईपी चल रही होती है वो अलग अलग होता है। मैंने बताया ना आपको इनसाइड और आउटसाइड वाला सीनैरियो। तो इनसाइड में जो नेटवर्क चल रहा होता है उसकी जानकारी कभी भी आउटसाइड नेटवर्क को नहीं पता होती। ये काम किसका होता है, राउटर का। इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वो क्या करता है, इनसाइड से जो भी आईपी एड्रेसेस आ रहे होते हैं, जो भी नेटवर्क चल रहा होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एक आउटसाइड के नेटवर्क। तो इस राउटर पे जो हमने पॉलिसी बना रखी होगी नेट की, वो किस नेटवर्क के लिए बनाई हुई होगी, ए नेटवर्क के लिए, क्योंकि यही तो चल रहा है हमारे इनसाइड नेटवर्क में। क्या बी नेटवर्क चल रहा है, नहीं, बी तो ऑटोमेटिकली आया ना। तो बी के लिए कोई पॉलिसी होगी, बी के लिए कोई पॉलिसी होगी नहीं। तो जब पॉलिसी नहीं होगी तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, और जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो वो इंटरनेट पर नहीं जा पाए। ठीक है, तो इसलिए वो हर 30 सेकंड, हर 4 सेकंड में रिक्वेस्ट भेजता रहता है कि भाई डीएचसीपी से कोई आईपी है तो दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग स्टॉप नहीं हो रही, क्या हो रही है, लिमिट। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो ये थे आपके रिजर्व्ड ब्लॉक्स। यार तो देखो, अब बात शुरू कर रहे हैं नंबर फॉर्मेट्स की। नंबर फॉर्मेट्स हमारे पास है तीन, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी फॉर्मेट में कितने डिजिट्स हैं आपके पास, दो, 0 एंड 1। इसको हम कौन सा सिस्टम भी बोल लेते हैं, बिट सिस्टम, या फिर बिट्स की फॉर्म में बिट रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं इसको, बिट्स रिप्रेजेंटेशन। अब बिट्स रिप्रेजेंटेशन होती कैसे है, बिट्स की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 1। अब जब 0 होती है उसका मतलब क्या है, बिट ऑफ है या फिर फॉल्स है, बात वही है। ठीक है, और 1 का मतलब बिट हमारी ऑन। ऑफ या फॉल्स का सिंपल सा मतलब है, ऑफ मतलब नॉट इन यूज, ऑन मतलब इन यूज, सिंपल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो 0 और 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। उससे उसको ये पता लगता है कि भाई 0 बिट है तो ऑफ है, मतलब यूज नहीं होनी, 1 है तो ऑन है, ये चीज यूज हो रही है। अब हर बिट का हो सकता है एक सिग्निफिकेंस हो, एक एक बिट एक पूरे पूरे सिनेरियो को डिपिक्ट कर सकते हैं कि आपकी एक पर्टिकुलर चीज यूज हो रही है या नहीं। जस्ट एज अ स्विच, हम जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्विच यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, या तो ऑन होता है, ऑफ होता है। ऑन का मतलब क्या है कि भाई पंखा चल रहा है, ऑफ मतलब पंखा नहीं चल रहा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास बिट्स में हम यूज क्या करते हैं, फ्लैग्स, कि भाई फ्लैग एक यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो, एक पर्टिकुलर चीज है वो यूज हो रही है और या फिर यूज नहीं हो रही। ठीक है, अगला आता है हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट में 0 से लेकर कहां तक है हमारे पास, 9 तक। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है। जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, आप कोई भी नंबर फॉर्म कर लो, 1 2 3 4 4 5 7 9 8, ये सब किस फॉर्मेट में है, डेसिमल फॉर्मेट में। इन्हीं 10 डिजिट्स को मिलके बनते हैं ये नंबर्स। ठीक है, इसके बाहर कोई भी नंबर आपको नहीं दिखेगा। और ये कैसा अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है, ह्यूमन।
अब बात आती है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट की। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डेसिमल के कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स डेसिमल के हैं, 0 से लेकर 9 तक। और हेक्स मतलब क्या है? 6। हेक्स मतलब 6। ए स्टैंड्स फॉर अल्फा, अल्फाबेटिकल। तो 6 अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स उन्होंने ऐड कर दिए डेसिमल डिजिट्स में। और ये कैसा फॉर्मेट है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इसको बनाने की क्या नीड थी वो हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, जब आप सीख जाओगे बिल्कुल कि भाई डेसिमल और बाइनरी फॉर्मेट की रिप्रेजेंटेशन होती कैसे। तब आपको समझ आएगा कि भाई इन दोनों का यूज करके व्हाट वाज द नीड ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं। अरे डेसिमल टू बाइनरी, किस किस को आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना? पता है किसी को? कैसे? 2 से डिवाइड करते रहो। चलो ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो नंबर है 100। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर एक टेबल लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक हमारे पास नंबर है 100। इसको हमें किस में चेंज करना है? बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। ये कैसा नंबर है? डेसिमल फॉर्मेट में ना। इसको हमें बाइनरी फॉर्मेट के अंदर चेंज करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखी है बिट और उसकी वैल्यू। बिट अगर फर्स्ट बिट है, कैसे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब अगर मान लो यहाँ पर ये जो बिट है ये कैसी है? फर्स्ट। फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 0 यानी कि 1। अगर सेकेंड बिट है, सेकेंड बिट की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 1 वैल्यू है 2। फिर है 2 की पावर 2 वैल्यू कितनी है? 3। 2 की पावर 3 वैल्यू है 8। ओ सॉरी, 2 की पावर 4 वैल्यू है 16। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 64। और 2 की पावर 7 128। ये हमारे पास नंबर्स है। हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? 100 को। अब हम वही बिट्स का यूज और इन यूज वाला सिस्टम लेके चलते हैं। अगर बिट की वैल्यू 1 है मतलब क्या है? यूज हो रहा है। और 0 है मतलब यूज नहीं हो रहा। तो इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से हमें ऐसे यूज करना है इन बिट्स को। कितनी बिट्स हो गई हैं? ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। 8 बिट्स हो गई। इन 8 बिट्स को ऐसे यूज करना है कि भाई मेरा नंबर क्या आ जाए? 100। अब 100 बनाने के लिए 128 यूज होगा नहीं, तो बिट ऑफ हो गई। 64 यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल बिट हो गई ऑन। 32 यूज करना पड़ेगा, तो 64 प्लस 32 कितना हो गया हमारे पास? 96। ठीक है, 96 में 16 यूज करना पड़ेगा। 100 से ज्यादा हो जाएगा तो ये हो गया ऑफ। 96 में 8 नहीं, 96 प्लस 4 100। 100 हमारा हो गया और बाकी बिट्स क्या हो जाएंगी? ऑफ। ठीक है, अब अगर ऐसे ही मुझे रिप्रेजेंट करना है 201 110 98 65 27 199 81 कर लोगे? करो फिर। ये रे नंबर्स, इनको बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं भाई हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन कितने बिट्स? 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें बस 4 बिट्स की वैल्यू लेनी है और उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे। 4 बिट्स में सबसे पहले बिट की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली बिट की वैल्यू क्या होती है? 1। उसके बाद 4 और 8। ठीक है, 4 बिट्स है तो 4 बिट्स की ये वैल्यू होगी। अगर 6 बिट्स होते तो वैल्यू कहां तक जाती? 16 और 32। ठीक है, 4 बिट्स है, 4 बिट्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई।
ठीक। अब हमें क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट ही तो करना है। अब अगर मेरे पास वैल्यू है क्या, जीरो, जीरो बनाने के लिए क्या होगा, सब जीरो। अब अगर वन बनाना है तो जीरो 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 वन, टू बनाना है तो जीरो जीरो वन जीरो। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे नाइन बनाना है तो वन जीरो जीरो वन। ठीक है। अब बात आती है यार, हम ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर मुझे ए को रिप्रेजेंट करना है तो ए आपका इक्विवेलेंट होता है किसके, टेन के। ए का मतलब है दस। अब दस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वन जीरो वन जीरो। बी मतलब क्या हो गया आपका, ग्यारह, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वन जीरो वन वन। अब ऐसे ही अगर बात करें हम सी डी और इनकी, तो ये ऐसे चलते रहेंगे। सी का मतलब क्या है, बारह, डी इज थर्टीन, ई फोर्टीन और एफ हो गया आपका फिफ्टीन। और ऐसे इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। बारह को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डबल वन डबल जीरो, वन वन जीरो वन, फोर्टीन वन 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 जीरो, और फिफ्टीन के लिए ऑल डिजिट्स वन। ठीक है। ए का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, टेन। ये हो गया आपका टेन, ये हो गया इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, ये हो गया फिफ्टीन और एफ हो गया आपका, ओ सॉरी, फोर्टीन और एफ हो गया आपका फिफ्टीन। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। हेक्साडेसिमल को अगर आप यहाँ पे अब लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो, जीरो जीरो जीरो, वन के लिए ट्रिपल जीरो वन, डबल जीरो वन जीरो, डबल जीरो वन वन, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो वन, जीरो वन वन जीरो। जीरो वन वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो वन, वन जीरो वन जीरो। ठीक है भाई, ये हो गए आपके हेक्साडेसिमल टू बाइनरी।